हे गाइस, आज मैंने शुरू किया है हमारा नया यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं अपनी स्टडी जर्नी जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज है मेरा डे 1। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्लस आज से मैंने जो है पढ़ना शुरू किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको देखें और कमेंट करें, ताकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, या हो सकता है कि मुझे आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो भी मैंने अभी इसमें पढ़ाया है या फिर जो भी चीज़ मैं बोलूँगी वो सब मैंने बहुत मेहनत से मैंने उसको जुगाड़ा है। वो नोट्स मैंने बहुत मेहनत से जुगाड़े हैं, बिकॉज आई एम नॉट इनटू एनी कोचिंग और समथिंग। और ये जो जर्नी है वो GPAT 2026 के लिए है, जो कि बी फॉर्म के बाद एक फार्मेसी स्टूडेंट देता है एम फॉर्म में एनरोलमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक आता है GPAT में, 1 या 2 नंबर क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। इसका मतलब 4 से 8 नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल कुछ नहीं होता है, एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज के द्वारा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स और स्टाफ के द्वारा। मेनली इसकी क्लासिफिकेशन ये हमारे बी फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बन के आता है। तो 2 तरह के बेसिस पर होती है, क्लिनिकल एंड जो बेड होता है उसके बेसिस पे, या साइज़ ऑफ हॉस्पिटल के बेसिस पे आप करेंगे। तो क्लिनिकल में एक हो गया हमारा क्लिनिकल बेसिस, एक होता है नॉन क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में आ गए मेडिसिन, सर्जरीज़, मैटरनिटी मेडिसिन, जैसे कि आपको कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए जाना है, बच्चों के लिए जाना है, पीडियाट्रिक हो गया। आपको अगर साइकेट्रिक या नर्वस डिसीज़ है, कोई भी आपको नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिमाग की कोई दिक्कत है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। सर्जरी में हमें पता ही है कि हमारी अलग अलग सर्जन्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वैसे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक विच इज़ फॉर बोन्स, ENT ईयर नोज एंड थ्रोट, गायनेकोलॉजिस्ट फॉर फीमेल्स। मैटरनिटी वही है कि शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, उसी के बेसिस पर डिवीज़न है। नॉन बेसिस में आके है हमारे गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। गवर्नमेंटल जो होते हैं उसमें हमारे सारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो सरकार द्वारा उनको फ़ंड मिलता है, जैसे हमारे आर्मी, नेवी या सिटी हॉस्पिटल्स। आपके यहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल ज़रूर होगा, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी द नेम ऑफ़ इट। हमारे एम्स और PGI इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नॉन गवर्नमेंट में आते हैं जो भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनको फंडिंग गवर्नमेंट नहीं देती है। दूसरा आता है हमारा ऑन द साइज़ बेसिस, जिसमें हमारा आता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड वेरी स्मॉल। तो इसके लिए मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जिसको याद आप कैसे करेंगे, छोटे से देखेंगे। वेरी स्मॉल में आपके 100 से कम बेड है, 100 से 500 की रेंज आती है स्मॉल में, उसके ऊपर 500 से 1000 आता है मीडियम, और 1000 के ऊपर आता है लार्ज। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है हमारे। उसके बाद अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो लार्ज का एग्ज़ाम्पल है हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उनका 4500 बेड है, इसलिए वो लार्ज हॉस्पिटल कहलाता है। उसी तरीके से बॉम्बे हॉस्पिटल है मुंबई में, जो कि हमारा मीडियम में आता है। और हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल है अगेन मुंबई में, 175 बेड के साथ, वो हमारा स्मॉल में आ रहा है। ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट। एक क्वेश्चन 100% GPAT में आएगा। और बी फॉर्म में तो फेवरेट ऑफ जो भी 1 मार्क के लिए हमारा पूछा जाता है उसमें। तो इसको याद करने के लिए यू कैन इमेजिन योर हैंड हियर, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग। आई नो ये इतनी अच्छी नहीं है, बट जस्ट कि हमें इसे याद रखना है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो ये आपका थंब है, ठीक है, छोटा बनाया मैंने, थंब ले लो इसको। तो यहाँ आप याद रखेंगे, कुछ हमें टर्म्स याद रखनी है, जैसे नॉर्मल है 50 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 500 है, ठीक है। तो मेरे साथ आप इसको 3 बार रिपीट कीजिए, आपको ईजिली ये चीज़ याद हो जाएगी, फॉरएवर याद रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, एंड यू कैन हैव योर 4 मार्क ईजिली। 50, 100, 200, 300 एंड 500, ठीक है। अगेन 50, 100, 200, 300, 500, ईजी है। अब इनके फार्मासिस्ट, तो 50 के लिए आपको चाहिए होते हैं 3 फार्मासिस्ट, ठीक है। 100 के लिए
5, तौसा के लिए 8, और फिर उसके बाद जो 300 है उसके लिए 10, 500 के लिए 15। तो आप ये बढ़ने का भी सिस्टम आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको इरेज करके आपको नॉर्मली कुछ ऐसे, इफ़ यू लव रीजनिंग और समथिंग, तो कुछ पैटर्न तो इसमें ख़ास नहीं बन रहा है कि आप बहुत अच्छे पैटर्न से इसे याद कर पाएँ, बट ये जो नंबर्स हैं वो इजीली याद करने वाले हैं। जैसे 50, 100 सारे राउंड फिगर्स हैं, उसके देखो 50 का डबल किया 100 आ गया, 100 का डबल किया 200 आ गया, 300 फिर थोड़ा सा आपको, और 500 ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 3, 2 ऐड करो 5, फिर 3 ऐड किया 8, फिर 2 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। तो ये सब दिमाग लगाने से बेटर है कि आप 3-4 बार इसे अपने हार्ड पे याद कर लीजिए। वो तरीका मेरे को बेस्ट लगा, तो मैंने आपको सबसे पहले वही बताया था। इसके आगे अगर हम जाते हैं, ये मेरा थोड़ा सा PDF जो है ऊपर नीचे हो रखा है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया ही है कि कैसे मैंने जो गाढ़ पानी किया है इसका। ये हाँ, ये जो बुक है वो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो यहाँ दिख जाएगा आपको। ये GDC की जो बुक है वो, उसकी फ़ोटोज़ हैं, तो वो मैंने कहीं से बोली थी कि प्लीज़ अगर हो तो आप प्रोवाइड कीजिए। ये जो है बेस्ट माना जाता है, इसीलिए मैंने इसकी थोड़े बहुत नोट्स अपने पास रखे हैं। चलिए, इसके बाद आता है आपका कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है उसका अरेंजमेंट कैसे है। तो ऊपर डायरेक्टर है, नीचे सुप्रिटेंडेंट या फिर चीफ फार्मासिस्ट है, जिसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो अब इन्फॉर्म जो है वो कोलॉजी फील्ड में हो तो बेटर है, नहीं तो आपकी और भी फील्ड्स आती हैं विच इज़ रिलेटेड टू हॉस्पिटल, लाइक क्लिनिकल फार्मेसी एंड ऑल, तो वो भी चल जाएगा। उसके नीचे हमारे ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा फार्मासिस्ट आता है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में है, दूसरा मेडिकल स्टोर में है। यहाँ पे 2 फार्मासिस्ट आपके B फॉर्म या D फॉर्म भी लग सकते हैं, डिस्पेंसिंग में तो D फॉर्म भी लग सकते हैं। रिमेंबर, इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, विच इज़ कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और सिंस मेरा लाइसेंस जो है वो प्रोसेस में है, तो बहुत जल्दी मैं वो भी शेयर करूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी टू नो कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से बनवाने हैं। सिंस पहली बार होता ही है सबके साथ, तो मैं चाहती हूँ कि वो ईज़ी हो जाए आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे भी। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो, आपको लगता होगा कि हॉस्पिटल में बहुत इजी है, यहाँ पे हमारा डिस्पेंसिंग हो गया तो भाई यहीं से दवाइयाँ जा रही हैं, बट इसके पीछे जो है, जो बोलते हैं ना कि बैक ऑफ द सीट, जो बैक ऑफ द स्टेज काम कर रही है, वो काफ़ी प्रॉपर आपका लूप काम कर रहा होता है। इसके अंदर आपका QC डिपार्टमेंट आता है, जो कि ये चेक कर रहा है कि हाँ भाई जो मेडिसिन है वो क्वालिटी लेवल की है या नहीं। यहीं पे आपका एक वेयर हाउस टाइप आता है, छोटा सा स्टोरेज डिपार्टमेंट आप उसे कह सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हमारी बैक ऑफ द स्टेज चल रही हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा PTC, विच इज़ फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताऊँगी। अभी वो जो मैंने लिखा है वो कहीं और लिखा है, तो वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में इन्फॉर्म कर दूँगी। इससे रिलेटेड भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो किस एरिया से पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल के लिए आप ये देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी मेडिकल स्टाफ के साथ काम करता है और एक कमेटी बनाता है, जिसे हम PTC बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर आपका पूरा हॉस्पिटल एकजुट होकर काम कर रहा होता है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फार्मेसी डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट। हमारा मेन काम है कि हमें जो दवाइयाँ हैं वो हमें डिस्पेंस करनी है, फॉर्मुलेट करनी है, दवाइयों के ऊपर काम है हमारा मेन वी आर रिलेटिंग टू ड्रग्स। जबकि हमारा जो मेडिकल स्टाफ रहता है यहाँ पे, जिसमें आपके डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें आपकी नर्सेज आती हैं, और जो भी आपका मेडिकल स्टाफ रहेगा, इनका मेन काम है पेशेंट की केयर करना, इंक्लूडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड ऑल। सो जब दवाइयाँ हम सिर्फ डिस्पेंस कर रहे हैं, वी आर नॉट, यस पेशेंट काउंसलिंग हम भी करते हैं एज फार्मासिस्ट। हम थोड़ा सा उनको एक्नॉलेज करते हैं कि जी ये दवाइयाँ आपको इतने टाइम पे लेनी है, वी टेल द पेशेंट की यहाँ ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है। लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल, तो वहाँ पे प्राइमरीली डॉक्टर्स और नर्सेज ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं।
स्पेशली जो भी हमारे इन पेशेंट होते हैं, जो भी एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं। तो जब ये सब लोग मिलकर आते हैं साथ में, किस लिए आते हैं, कमेटी क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न क्या है इस कमेटी बनाने का, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके एक तो हमारे हॉस्पिटल की, सेकेंडली जो मेन चीज़ है, जो नोबल काम के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, पेशेंट को ठीक करना, उसकी लाइफ को सेव करना, वो सब हम यहाँ पे ऐसे अचीव कर सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो भी कॉम्पोजिशन टाइप रहता है, आप कह सकते हैं अरेंजमेंट रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रो ही मेरे हिसाब से बहुत है। उसके बाद हमारा है स्टोरेज कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एमसीक्यू पर्पस इन केस ऑफ बी फॉर्म ऑल्सो। ओके, मैं पहली बार ये यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा मेरे को इशू है। नेक्स्ट है आपका कोल्ड स्टोरेज। अगर मैं बात कर रही हूँ, एक आता है आपका कोल्ड स्टोरेज। डिफरेंस समझना, एक होता है कूल, एक होता है कोल्ड। सो लगता तो ये सिनोनिम टाइप है, अगर हम यूजुअली हम इसे यूज़ कर देते हैं, भाई इसकी प्लेस पे ये बोल देते हैं। बट अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट द टेम्परेचर, आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो कोल्ड है वो ज़्यादा ठंडे वाली चीज़ की बात हो रही है ना, फ्रीज़र की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका जो तापमान रहता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके अंदर हम अपनी वैक्सीन्स या हमारी ब्लड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, विच इज़ सेरा। सेरा क्या होता है, सेरम को सेरा बोल रहे हैं, विच इज़ ब्लड माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स मतलब खून जो है जमने के लिए जो भी चीज़ें हमें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, खून जमाने का भी एक प्रोसेस होता है पूरा, तो जो उसमें फैक्टर्स यूज़ होते हैं वो नहीं है, बाकी ब्लड पूरा है, तो वो सिरम है। उसके बाद है नॉर्मल कोई भी ब्लड है, या आपका ह्यूमन प्लाज्मा है। प्लाज्मा तो हम जानते होंगे, ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होते हैं हमारे जो WBCs वगैरह रहते हैं, RBC रहती हैं, प्लेटलेट्स रहती हैं, ये सब होता है। तो ये प्लाज्मा भी हमारा अलग होता है। और इंसुलिन प्रिपरेशन तो हमें पता ही है, इंसुलिन हम कब देते हैं, ये सब हम डायबिटीज़ लोगों को देते हैं, इंजेक्शन लगते हैं ना उनको, वो सब है। और अगर 8 से 25 हो जाए तो वो कोल में आता है। यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मल अपने एंटीबायोटिक्स या वाइटामिन्स वगैरह को रख सकते हैं। हेपारिन इंजेक्शन भी रख सकते हैं, हेपारिन इंजेक्शन क्या है, हेपारिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जमने नहीं देता खून को। तो आप यूजुअली इसको सर्जरी के टाइम पे देते हैं, कि आप सर्जरी कर रहे हो, खून बह रहा है, तो आपका जो वो बॉडी है उसका पहला काम क्या होगा कि जाके पहले तो खून रोके, है ना। तो उसके लिए आप ये दे देते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, अपन काम कर रहे हैं, अभी रुक जाओ। उसके बाद है नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर फॉलोड बाय वार्म एंड एक्सेसिव हीट। ठीक है, रूम टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए, जो कि यूजुअली 30 तक माना जाता है लास्ट। ठीक है, उसके 30 से ऊपर आपका ये हो गया वार्म, और 40 से ऊपर हो गया आपका एक्सेसिव हीट। चलिए, तो ये जो भी चीज़ें हैं मैं पहले बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी 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 शॉर्ट वीडियो, मतलब एकदम आप लगा सकते हैं कि इसमें कुछ भी डिटेल में ऐसे चैप्टर्स में नहीं बता रही हूँ, बी फॉर्म के लिए नहीं है, GPAT की सिर्फ काइंड ऑफ रिवीजन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगैन, द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री क्या होती है, दवाइयाँ ना। आपका काम क्या है कि जो दवाइयाँ हैं उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब ऐसे कि बैठ जा, ये पैरासीटामोल हिल के मत जा रहे उधर, अरे ओ एल्बेंडाजोल तो कहाँ जा रहा है, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब आपको इस तरीके से काम करना है कि आपके पास जो स्टॉक है वो ख़त्म ना हो। पता चले कि कोई दवाई लेने आ रहा है, आप पे तो स्टॉक ही नहीं है, फिर काहे का आप हॉस्पिटल में बैठ के फार्मेसी चला रहे हो। ऐसा भी ना हो कि आपको नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल का आप नुकसान करा रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। बिज़नेस में सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉक कंट्रोल करना आना चाहिए। इसकी कुछ हमारी टेक्निक्स यहाँ दे रखी हैं, जिसमें मैं मेन बताऊँगी, विच इज़ ABC एनालिसिस, VD एनालिसिस, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, EOQ एंड इनका फुल फॉर्म क्या, ABC का मतलब क्या होता है, अच्छा चलो, इसका क्या है कि ABC, यार क्या हो रहा है, आई नो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बट प्लीज़ एडजस्ट। ABC एनालिसिस में मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ आपको, जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है आप खुद भी स्क्रीन पे रखा हुआ है तो पढ़ लेना।
मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, विच इज़ कि ABC ये 3 हमने कैटेगरी ले रखी हैं, ठीक है। ये वाली कैटेगरी क्या है, बेस्ट कैटेगरी है भाई। आप इसको समझने के लिए समझो कि एक क्लास है, उसके सेक्शंस होते हैं, ABC सेक्शंस होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हमारे स्कूल वाले ना बांट देते हैं ऐसे बच्चों को। ए में जाएगा भाई वो बच्चा जो बहुत पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई, वो करिकुलर एक्टिविटीज़। बी में थोड़े से कम और सी में एकदम कम। ऐसे ऐसे बच्चे कभी कभी जो है वो बांट दिए जाते हैं। हमारे स्कूल टाइम पे तो स्कूल में ऐसे ही बांट देते हैं। तो ये बता सकते हैं आप कि किस सेक्शन में आप रहे हैं। ये 3 हमारे सेक्शंस हैं, ठीक है। इसमें हमने ए में बेस्ट स्टूडेंट डाल दिए, बी में थोड़े से कम डाले और सी में हमने थोड़े और कम जो है बेस्ट स्टूडेंट्स वो डाल दिए। मीन्स एवरेज बच्चे हमने सी में डाल दिए। ऐसा नहीं है किसी वाले ना लाया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। उसके बाद है कि अब कैसे समझेंगे इसको हम आगे, कि जो यहाँ बच्चे हैं, बच्चे मतलब ड्रग्स, जो हमारी यहाँ ड्रग्स हैं वो आती हैं हमारी एक्सपेंसिव। कैसी हैं, एक्सपेंसिव। बेस्ट है भाई, बेस्ट टाइप ऑफ चीज़ें क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी। अगर महंगी है तो आप कम खरीदेंगे ना। अगर थोड़ा सा दिमाग हम लगाएंगे, थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो दवाइयाँ जो महंगी उसे हम कम खरीदेंगे। बी क्या है, बी वाली दवाइयाँ इस वाली दवाई से ए के कंपैरिजन में थोड़ी सी चीप है, तो ये मीडियम सा स्टॉक इसका ले आएंगे उठा के। अब सी वाली जो है ये चीपर है, ये सही मिल रही, तो ये हम ज़्यादा ले आएंगे। कैसे, जैसे हमारे क्लास में 3 सेक्शन थे, A B और C। 3 सेक्शन थे मेरे, A B और C, ठीक है। ए में भाई बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे बच्चे थे। तो मैंने भाई यहाँ पे जाके सबसे पहले बोला ए वाले बच्चों से कि भाई सुनो, ऐसे ऐसे ना कंपटीशन हो रहा है, तो आप लोग पार्टिसिपेट करने आ जाओ। अब ये भाई सिंस थोड़ा अच्छा पढ़ लेते तो घमंड में आ गए तो भाई कि नहीं नहीं, हम तो फ़ीस इतना चार्ज करेंगे, 500 रुपये चार्ज करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है। तो मैंने यहाँ से थोड़े ही बच्चे लिए क्योंकि मेरा बजट थोड़ा हिला हुआ था या फिर मैंने अपना दिमाग यूज़ किया है, राइट। ज़रूरी थोड़ी है हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती बच्चों। फिर उसके बाद बी में गई, उन्होंने मुझसे 300 चार्ज किए, तो मैंने यहाँ से, अब यहाँ पर मैं 1000 रुपये में करीबन 2 बच्चे लेके आई। यहीं पर 300 के में मैं यहाँ पे 3 बच्चे ली, और ये बेचारे 100 रुपये चार्ज कर रहे थे, तो यहाँ मैं 10 बच्चे ली। तो हुआ ना, यही चीज़ हमारी यहाँ लग रही है कि जो सीड वाली ड्रग्स हैं वो चीपर है, तो हम उनकी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स हम ज़्यादा ले रहे हैं। बी की थोड़ी सी ठीक है, तो हम इसमें मीडियम सा ही रेंज रख रहे हैं। सिमिलरली फॉर ए बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम इतना ख़रीद ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका VED का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। इसका मतलब क्या है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। वो होगी वाइटल। एसेंशियल वो दवाइयाँ जो कि अगर ना हो तो भी कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल के फंक्शंस पे। और डिज़ायरेबल हो ना हो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीड टाइम एंड बफर स्टॉक। लीड टाइम की कोई मतलब वो नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, टर्म है कि जो टाइम होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर के बीच में एंड रिसिप्ट ऑफ ड्रग टू डिपार्टमेंट। तो कहने का क्या मतलब है कि जो रिसिप्ट है, कोई रिसिप्ट आ गई, ठीक है, उसने बोल दिया हमें PCM चाहिए भाई 100, ठीक है। PCM तो लिखते नहीं है क्योंकि PCM इज़ अ सॉल्ट नेम, तो हम वहाँ पे लिखते हैं पेंटॉप फॉर एग्जांपल। बहुत सारे ब्रांड नेम वहाँ हैं। पेंटॉप एक इंजेक्शन है, पैरासिटामोल का इंजेक्शन है, बहुत कॉमनली हॉस्पिटल्स में रन करता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे 100 पेंटॉप के इंजेक्शन्स चाहिए। रिसिप्ट में ऐसा है, तो भाई मेरे को ऑर्डर प्लेस रखना है पहले से ही। सोचो मेरे स्टॉक में अभी कितना पड़ा है, मेरे स्टॉक में अभी 110 पड़ा है, 100 इसने ले लिया, 10 ही बाकी है ना, तो मुझे इससे पहले अपना जो है ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो मुझे लीड लेनी पड़ेगी, इस चीज़ मेरे को माइंड में रखनी पड़ेगी कि मेरा जो है डेली कंजप्शन इतना हो रहा है, क्या आ सकता है क्या नहीं। हमें आगे के जो फोर्स नहीं वो देख के चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सॉरी बफर स्टॉक का मतलब समझिए, नॉर्मल सी बात है। बफर स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भाई 110 मेरे पास थे, 100 की डिमांड आ गई,
तो 100 की जो डिमांड आ गई है, अब मुझे मेरे पास जितना लेफ़्ट कितना है 10 है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई अब एक हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट तो आ नहीं रहा है भाई, और आ गया एक और पेशेंट आ गया, उसको 15 चाहिए पर मेरे पास कितना है 10 है, तो मैं 5 कहाँ से लाऊंगी? वो मैं अपने बफर स्टॉक से निकालूंगी। ये स्टॉक में ऑलरेडी हर हॉस्पिटल मेंटेन करता है, बिकॉज इमरजेंसी कंडीशन कभी भी हॉस्पिटल में आ सकती है। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। पीछे पूजा हो रही है भगवान की, चलो हाथ जोड़ लो इस बार जो है हम निकाल देंगे एक ही अटैम्प्ट में, तो बढ़िया है, क्योंकि हर अटैम्प्ट के बाद फिर रोना निकल जाएगा। तो पहला अटैम्प्ट है मेरा, आई होप ये हो जाए क्लियर। चलिए, बफर स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजप्शन रेट जो होता है उसको हम डे एवरेज माइनस कंजप्शन रेट बाय डे इंटू में लीड टाइम। अब ये थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, ठीक है? कहाँ लिखे साइड में लिख दें कि एक, या फिर ऐसे ही समझ लो कि एक दिन में कितना सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। मेरा होता है 1000, एक दिन में 1000 बॉटल बिकती है मेरी बाय डे एवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 दिन का मैंने यहाँ पे 7000 ले लिया, ठीक है? अब मेरे को इसमें से क्या माइनस करना है? कंजप्शन रेट। रेट का मतलब है तो टाइम यहाँ आ जाता है कि कितनी देर में कंजप्शन वहाँ पे जो हो रहा है। बाय में एक दिन लगा लो आप, तो एक दिन में भाई मेरा 1000 जा रहा है, ठीक है? और इसके डिवाइड में मुझे जो इनटू में लेके जाना है वो मेरा लीड टाइम है। लीड टाइम का मतलब समझ आया ना आप, कि मैंने कितना फोर्स ही किया, ठीक है? तो ये कुछ हिसाब का बन जाता है। बाकी न्यूमेरिकल्स इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछता है, ये न्यूमेरिकल है आपको बस। हाँ, फॉर्मूला बहुत ऐसा हो गया कि भाई उसको मन कर रहा है लटका देते हैं बच्चे को, तो फार्मूला पूछ लेगा। एंड येस, वी ऑल नो कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हम थोड़ा डरते भी है ना कि ऑप्शंस कौन सा क्लिक करना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं, एंड वी नो कि हमारा फॉर्मूला इज़ मैक्सिमम कंजप्शन रेट divided by the day of average minus again consumption rate of a single day। तो पहले कंजप्शन रेट आप एवरेज डे का ले रहे हैं, महीने का ले लो, वीकली ले लो, वो मेरे ऊपर है। फिर हम एक दिन का ले रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं। ऑब्वियसली बड़ी वाली चीज़ जो महीना और हफ्ता आएगी, एक वाली कम आएगी, माइनस करा, और इनटू में हमें लीड टाइम जो है वो करना है। आगे की चीज़ हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, अभी वीडियो लंबी नहीं करनी है। और ये सब रटने वाला लग रहा है मेरे को तो, लेकिन वही है, वी आर इनटू दिस कि क्या करते हैं, कौन सी ड्रग, तो ये सब हम पढ़ेंगे, एंटीडोट्स एंड ऑल। फॉर नाउ, गुड बाय, गुड लक, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ।